एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 2 है, अनुच्छेद 2 है, ये किस चीज से रिलेट करता है। तो देखो एक चीज मैं बताऊं, आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, तो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4, ये जो है ये पार्ट 1 का पार्ट है। ये कि इसमें आता है, पार्ट 1 में आता है, जिसमें से आर्टिकल 1 में क्या मिलेगा आपको। तो आर्टिकल 1 में हमारा जो कंट्री है इसका नाम मिलेगा कि हमारा कंट्री का नाम क्या है, हमारा कंट्री में कौन कौन सी लैंड, कौन कौन सी जगह जो है इसमें आती है, तो आर्टिकल 1 में मिलेगा। तो ये वाला जो है ना, ये आर्टिकल 1 का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 2 में आपको क्या मिलेगा, अगर मान लो हमारे कंट्री में कोई नया स्टेट बनाना है, ठीक है, मान लो कोई नया स्टेट बनाना है, नई राज्य बनानी है, या फिर कल के डेट में हमारे कंट्री में कोई नया जमीन को जोड़ना है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं, मान लो कल के डेट में बांग्लादेश के साथ कुछ एग्रीमेंट होता है कि बांग्लादेश अपना जमीन का कुछ पार्ट हमें देता है, ठीक है। या फिर मान लो कल के डेट में भूटान ये कहता है कि हम लोग इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो जो लैंड हमारे कंट्री में जुड़ेगा, इसके लिए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें बदलाव करने होंगे। तो ये जो है आर्टिकल 2 में है। तो आर्टिकल 2 में क्या है कि अगर कोई नया स्टेट बनाना है या फिर कोई नई लैंड, कोई नया जगह जो है हमारी कंट्री में ऐड करना है, वो आर्टिकल 2 में आता है। अब और ऑलरेडी जो स्टेट है, अगर इसके बाउंड्री में कोई चेंजेस करने हैं, मान लो वेस्ट बंगाल का बाउंड्री यहां तक है ऐसे करके, ठीक है, मान लो इधर में वेस्ट बंगाल है और इधर में बिहार है। कल के डेट में ऐसा कुछ एग्रीमेंट होता है कि कि बिहार का बाउंड्री को थोड़ा सा और इधर किया जाए, ऐसा कुछ होता है। तो ये जो है क्या किया जा सकता है, हाँ बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है। अब वो होगा आर्टिकल 3 में। तो बाउंड्री को चेंज करने का काम आर्टिकल 3 में होगा। या फिर वेस्ट बंगाल जो है, जैसे वेस्ट बंगाल जो है स्टेट जो है, वो अपना नाम बदलने का जो है वो चाह रहा है ना। तो मान लो वेस्ट बंगाल का नाम बदल करके जो है मान लो सिर्फ बंगाल कर दिया जाएगा। तो स्टेट का अगर नाम बदलना है तो भी वो आर्टिकल 3 में है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अगली एमसीक्यू देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। आपको बताना है सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो हमारे भारत में कौन है। देखो अंग्रेज जब हमारे कंट्री में शासन कर रहे थे, तो खास करके 3 जगह, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये जो 3 जो है ये थोड़े से प्रमुख सेंटर थे, इंपॉर्टेंट सेंटर थे उनके लिए। जिसमें से जो पहला हाई कोर्ट जो उन्होंने बनाया, वो बनाया कहाँ, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में पहला हाई कोर्ट आएगा। और उसके 1 महीने के बाद ही आप देखोगे कि मद्रास में और बॉम्बे में, मद्रास में और बॉम्बे में जो है ये हाईकोर्ट जो है ये बनेगा। सबसे पुराना कौन सा हो गया, कलकत्ता हाईकोर्ट। अगली एमसीक्यू देखो, आर्टिकल 243 के, जो अनुच्छेद 243 के जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 243 जो है ना, ये जुड़ा हुआ है किसी से, पंचायत से। देखो हमारे कंट्री में क्या है, सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद में एक राज्य सरकार होती है जो स्टेट को देखता है। बस यही था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली। अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो बस यही सिस्टम था। लेकिन बाद में क्या किया गया, एक तीसरा गवर्नमेंट का लेयर को ऐड किया गया, जिसको क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट। और इसी लोकल गवर्नमेंट में आता है पंचायत, इसी लोकल गवर्नमेंट में आता है म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने पड़े। तो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, 73rd अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव लाना, चेंज करना। तो 73rd अमेंडमेंट ला करके हमने पंचायत सिस्टम को ऐड किया, और 74th अमेंडमेंट करके, 74th नंबर वाला संशोधन करके म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया। और ये संशोधन वगैरह करके हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में डाला, तो आर्टिकल 243 याद रखना है, ठीक है। अगली एमसीक्यू देखते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कुछ बदलाव, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना को इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट, हिंदी में बोलते हैं संशोधन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जब सबसे पहला संशोधन हुआ, सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ, वो 1951 में हुआ। तो क्या बदला गया, क्या बदला गया, तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, तो 9th शेड्यूल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल जोड़ा गया। अब ये जो 9th शेड्यूल जो है ना, इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसके बारे में तो 3 घंटे जो है बात की जा सकती है। 9th शेड्यूल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये वीडियो एंड हो जाने दो, ये वीडियो के एंड में मैं आपको 9th शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा कहानी में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन डिटेल में बात किया जा सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला एमसीक्यू देखते हैं हम लोग। तो अगली एमसीक्यू क्या है, which amendment in Indian Constitution is related to extension of jurisdiction of High Court to Union Territory। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि जो स्टेट है, जो राज्य है, उसके लिए क्या होगा, हाई कोर्ट होगा।
लेकिन अब देखो, हमने क्या करा ना, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ बदलाव किए। कौन सा नंबर? तो 7th नंबर वाला अमेंडमेंट किया। ये अमेंडमेंट करके हमने क्या करा कि जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट है, काफी बड़ा सा स्टेट है, अब यहाँ पे हाई कोर्ट है। अब महाराष्ट्र स्टेट के बगल में एक छोटा सा स्टेट है ना, क्या नाम है? गोवा। अब गोवा के लिए अलग से हाई कोर्ट नहीं ला रहे हैं, हमने महाराष्ट्र जो हाई कोर्ट जो है ना, महाराष्ट्र वाला जो हाई कोर्ट है, उसी हाई कोर्ट को कहा कि आप गोवा का मैटर भी आप ही देखो। मतलब जो हाई कोर्ट महाराष्ट्र वाला जो हाई कोर्ट है, वो महाराष्ट्र को भी देख रहा है, प्लस वो गोवा की मैटर को भी देख रहा है। तो यानी कि एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट को देख सकता है, या एक से, या फिर हो सकता है ना कि कोई एक हाई कोर्ट जो है वो एक स्टेट को देखे और एक यूनियन टेरिटरी को देखे, या दो स्टेट को देखे, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बदलाव किए, चेंजेस किए। अब वो चेंजेस कितना नंबर वाला था? तो 7th अमेंडमेंट था वो। ठीक है, अगले एमसीक्यू, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट? किसी राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, है ना, चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला, वो कौन? तो वो लीला सेठ। कौन? तो लीला सेठ। याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश जो हाईकोर्ट जो है, वहां की ये चीफ जस्टिस बनी थी। हाईकोर्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस जो होता है, हाईकोर्ट में अगर जज की बात करें तो कौन बन सकता है जज? तो हाईकोर्ट में जज अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। हाईकोर्ट में जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। 62 की एज तक जो है वो रह सकते हैं, याद रखना 62। और अगर इनको रिजाइन करना है तो रिजाइन करने के लिए भी इनको प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन जो है ये देना पड़ता है। ठीक है, तो हाईकोर्ट का समझ में आ रहा है हाईकोर्ट के बारे में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिट ऑफ हाई कोर्ट? अब ये रिट जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझाते हैं क्या है ये। देखो, कल के डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। अब मान लो कल के डेट में आपका फंडामेंटल राइट हनन होता है, आपका बोलने का आजादी है, लेकिन आपको मान लो बोला नहीं था, बोलने के लिए आपको अलाउ नहीं कर रहे, आपको नहीं बोलने दे रहा है, मतलब आपका फंडामेंटल राइट, आपकी जो मौलिक अधिकार जो है उसका हनन हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है। तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। तो हाई कोर्ट जो है इस केस में क्या करेगा? रिट जारी करेगा। रिट एक तरीके के ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर जारी करेगा। तो हाई कोर्ट के पास ये पावर कैसे आया? तो हाई कोर्ट के पास ये पावर आया है आर्टिकल 226 से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 जो है, इससे हाईकोर्ट को यह पावर मिलता है कि किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो वो रिट जारी कर सकता है। और आर्टिकल 32 में यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है अगर किसी का फंडामेंटल राइट जो है ना, जो मौलिक अधिकार जो है वो हनन होता है। लेकिन इन दोनों में छोटा सा एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट वाले केस में कर सकता है, लेकिन अगर मान लो आपका कोई लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट, अगर आपका कोई लीगल राइट वायलेशन होता है, आपका कानूनी अधिकार अगर कोई हनन करता है, तो उस केस में भी हाईकोर्ट जो है ना वो क्या कर सकता है? वो रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल के केस में कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट फंडामेंटल राइट वाले केस में प्लस लीगल राइट जो कानूनी अधिकार जो है उसके मामले में भी कर सकता है। ठीक है, अगली एमसीक्यू देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज बोरोड फ्रॉम। हमने हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, तो दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी अच्छी बातों को हमने लिया, जिसमें से हम लोग ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये हमने आयरलैंड से लिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मिलेगा, याद रखना पार्ट 4 में मिलेगा, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। याद रखना आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक पार्ट 4 में आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मिलेगा। क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बताता है कि सरकार को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए जरूरी नहीं है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ोगे ना तो वहां पे काफी सारी बातें लिखी गई है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे काफी सारी बातें लिखी गई है। क्या गवर्नमेंट को वो करना ही पड़ेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को वो करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक तरह से सजेशन दिया है। तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने लाइक जर्मनी से इमरजेंसी का प्रोविजन उठाया है ना, जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन, वेमार जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उससे हमने क्या किया, जो इमरजेंसी जो है, आपातकाल का जो सिस्टम जो है वो लिया है। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो हमारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जो हमारा जो जिस पे हम लोग वर्क करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये हमने कहां से लिया है? जापान से लिया है। नेक्स्ट, Which of the following provision of Indian Constitution is borrowed from the Constitution of Britain? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप एक बात देखोगे कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से हमने काफी कुछ लिया है। इसका कारण एक ये भी है क्योंकि ब्रिटेन वाले हमारे कंट्री पे रूल कर रहे थे, हमारे बहुत से लीडर, बहुत से नेता ऑलरेडी उस सिस्टम में काम कर चुके थे। तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था या जिस तरीके का सिस्टम था ना, वो ऑलरेडी हमें पता था।
ऑलरेडी हमें पता था, तो इस कारण से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं तो ब्रिटेन से ही हमने लिया है, अगर किसी भी कंट्री का हिसाब से बात करें तो। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा चीज नहीं लिया है ब्रिटेन से, तो हमने फंडामेंटल राइट जो है ना ये नहीं लिया है, फंडामेंटल राइट हमने लिया है अमेरिका से, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है वो लिया है अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है। और एक और फंडामेंटल ड्यूटीज, याद रखना फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने कहां से लिया है, तो सोवियत यूनियन है ना, जो यूएसएसआर, जो आज के डेट में क्या बन गया है, रशिया बन गया है ना टूटने के बाद, तो हमने वहां से फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, मौलिक कर्तव्य लिया है, फंडामेंटल ड्यूटी लिया है हमने कहां से, यूएसएसआर, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट लिया है अमेरिका से। अमेरिका से उसके अलावा हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है अमेरिका से, इसके अलावा हमने जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये भी लिया है। मतलब न्यायालय जो है ना वो क्या करेगा, वो लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेचर के कंट्रोल में, जो कार्यपालिका है, जो विधायिका जो है उसके अंडर नहीं होगा, न्यायपालिका अलग से काम करेगा। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ना वो भी हमने लिया है अमेरिका से। नेक्स्ट, Who is the first Indian president to be born in independent India? हमारे अब तक के जितने प्रेसिडेंट हुए उनमें से अगर आप देखोगे तो वो उनका जन्म जो है ना गुलाम भारत में हुआ था। गुलाम भारत का कहने का मतलब है कि हमारे आजादी मिलने से पहले। लेकिन हमारी अभी की जो प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, इनका जन्म जो है आजाद भारत में हुआ। तो ये पहली इंडियन प्रेसिडेंट है जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया। अगला एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ फंडामेंटल राइट? जो मौलिक आपके अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट है, कौन सा पार्ट? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट है। पार्ट 1 कहां से कहां तक? आर्टिकल 1 से 4 तक। यहां पे तो हमारा आपका कंट्री के बारे में, स्टेट बनाने के बारे में, स्टेट का बाउंड्री चेंज करने के बारे में, ये सब बातें लिखी गई है। पार्ट 2 में क्या मिलेगा आपको? तो पार्ट 2 जो है ना ये आपका आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है ना, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक मिलेगा। इसमें आपको सिटीजनशिप के बारे में मिलेगा, है ना, कि कौन इंडिया का नागरिक है नहीं है, इसके बारे में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर पार्ट 3 में आपको मिले, पार्ट 3 12 से लेकर के 35 तक, यहां पे आपको फंडामेंटल राइट मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट कहां है? पार्ट 3, याद रखना पार्ट 3 आर्टिकल कहां से कहां? 12 से 35, 12 से 35। ये सब जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं बहुत बार पूछा जाता है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। तो अगर तैयारी कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके, तो इन सबको मिस बिल्कुल ना करो, है ना। तो एसएससी सीएचएसएल जीके तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बिल्कुल ना मिस करो। अब पार्ट 4 जो है ये है आपके आर्टिकल 36 से 51 तक। यहां पे आपको क्या मिलेगा? तो फंडामेंटल ड्यूटीज मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? यहां पे आपको मिलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी शॉर्ट में बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। अगली एमसीक्यू देखते हैं। आर्टिकल 371A ये डील करता है विथ स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग स्टेट। हमने आर्टिकल 370 बड़ा सुना ना, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड बहुत बार सुना हमने, इसको हटा भी दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 371 ये कम सुनने को मिलता है, लेकिन अब ये भी अब कुछ ऐसा ही है। क्या है समझाता हूं मैं। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा नागालैंड जो है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो नागालैंड जो है, वहां के जो लोग हैं उनका जो कल्चर है काफी अलग है मेनलैंड से। उनका कल्चर, उनका जो कस्टम, उनकी जो जो बहुत पुरानी जो आप बोल सकते हो जो सभ्यता जो बोल सकते हो, जो उनका रहन सहन तरीका जो है, सामाजिक जो रहने का तरीका जो है वो काफी अलग है। तो इस कारण से नागालैंड को क्या किया जाता है, कुछ क्षेत्रों में, सब क्षेत्रों में नहीं, लेकिन नागालैंड के कुछ मैटर्स में क्या करते हैं, उनको कुछ स्पेशल उनको जो है प्रोविजन देते हैं, ठीक है, जो कि बाकी स्टेट में नहीं होता है ना, नागालैंड को दे रहा है। तो आर्टिकल 371 जो है ना ये एक तरह का स्पेशल प्रोविजन देता है किसको? नागालैंड को, जो कि बाकी ये जो स्टेट है ना इसमें नहीं है। नेक्स्ट, आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विथ द ऑफिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग। तो आर्टिकल 76 किस चीज से संबंधित है? हमारा अनुच्छेद 76 जो है भारतीय संविधान का, ये जुड़ा हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो ये सब बहुत बार पूछे जाता है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, अभी तो आप देख रहे हो ना क्लास ऑक्साइड PYQ, लेकिन मेरी एक और चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, ठीक है। यहां मैं जो भी आप एग्जाम आपके जो होते हैं ना उसकी तैयारी में करवाता हूं। तो क्लास ऑक्साइड स्टडी करंट अफेयर्स के लिए क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स, तो मेरा ये दोनों चैनल को बिल्कुल आप मिस ना करो, ठीक है। अगली एमसीक्यू हम लोग जो है देखते हैं। तो अगली एमसीक्यू है, इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है, मान लो आप कल के डेट में किसी पार्टी को चंदा देना चाहते हो, तो उस केस में आप जो है आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली पैसा जाके नहीं दोगे, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। मतलब कैसा है कि मान लो आप किसी पार्टी को देना चाहते हो 1 लाख रुपए,
1 लाख रुपए आप देना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आप 2000 के नोट या 500 के नोट जाके दे दिए, ऐसे नहीं। आप क्या करोगे, आप बैंक जाओगे, वहां से बैंक में आप पैसा जमा करोगे, वहां से आपको एक पेपर देगा, है ना, वो क्या है, वो है इलेक्ट्रल बॉन्ड। उस इलेक्ट्रल बॉन्ड की वैल्यू 1 लाख है। अब फिर वो जो चीज जो है वो आपको जो उसका वैलिड कितना रहेगा, 15 दिनों के लिए रहेगा, ठीक है। अगली एमसीक्यू देखते हैं। The part 7 of Indian Constitution has been omitted. It is related with which of the following? तो बताना है आपको पार्ट 7, जो हमारा पार्ट 7 है भारतीय संविधान का, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है स्टेट इन द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। देखो आज के डेट में हमें पता है स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है ना, राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तो उसमें स्टेट की भी अलग अलग कैटेगरी थी। स्टेट ए कैटेगरी का था, एक बी कैटेगरी का था, फिर सी वाला भी था, तो अलग अलग कैटेगरी था, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी था। तो ये कैटेगरी जो पार्ट बी वाला जो है ना, तो वो जो है द पार्ट 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, ये बी वाला जो कैटेगरी जो है इसको हटा दिया, ठीक है। अगली एमसीक्यू देखो। द कॉन्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये कहां से आया है, ये हमने कौन से कंट्री से लिया है, तो ये हमने लिया है जापान से। ये हमने लिया है कहां से, जापान से। ब्रिटेन से तो काफी कुछ लिया है। अमेरिका का मैंने बताया, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब अमेरिका से लिया है। फ्रांस से हमने जैसे लिया है क्या, जैसे हमारा लिबर्टी है ना, लिबर्टी है, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने फ्रांस से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following provision of Indian Constitution is borrowed from the Constitution of Canada? तो कनाडा से हमने क्या लिया है, तो कनाडा से हमने लिया है एडवाइजरी जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ना कुछ मामलों में सलाह दे सकता है। मान लो एग्जांपल के लिए प्रेसिडेंट को कुछ मामलों में थोड़ा सलाह चाहिए, कानूनी सलाह है ना, कुछ एडवाइजरी चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो बात कर सकता है सलाह लेने के लिए, ठीक है। बाकी कॉन्करेंट लिस्ट वाला जो सिस्टम है ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। रिपब्लिक वाला तो फ्रांस से लिया है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी अमेरिका से लिया है, यूएसए से लिया है। देखो कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, मैं ये थोड़ा सा आपको ये भी समझा देता हूं। देखो हमारे सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट है, ये लोग अलग अलग कानून बनाती है। अब मान लो फॉरेस्ट के ऊपर कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो फॉरेस्ट के ऊपर कानून कौन बनाएगा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी कि दोनों बनाएंगे। क्या मान लो नदी, हमारे जो रिवर है उसके ऊपर कुछ कानून बनाना है, लॉ बनाना है, तो कौन बनाएगा। तो इस चीज को सिंपल करने के लिए ना, जो टॉपिक है, फॉरेस्ट है, रिवर है, एजुकेशन, मैरिज, टैक्स, दुनिया भर की चीजें हैं, इन सब का एक लिस्ट बनाया गया। अब ये लिस्ट को ना बांट लिया गया, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट। होता क्या है, कुछ कुछ ऐसे मैटर चुने गए जिसके ऊपर कानून सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून नहीं बनाएगा। तो उन लिस्ट में जिन टॉपिक को रखा गया ना, उसको क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट बोलते हैं उसको। इसी तरीके से जिन मैटर में सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी उसको स्टेट लिस्ट में डाला गया, और कुछ मैटर ऐसे थे जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कानून बना सकती है, तो वैसे टॉपिक्स को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। तो यही जो कॉन्करेंट लिस्ट वाला सिस्टम जो है ना, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। अगली एमसीक्यू, Which article of Indian Constitution mention that it's the duty of the Union government to protect state against external aggression and internal disturbance? मान लो किसी राज्य में, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना इमरजेंसी का प्रोविजन है, इमरजेंसी आपातकाल, आर्टिकल नंबर 352 से लेकर के 360 तक, अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपातकाल इमरजेंसी का आपको प्रोविजन मिलेगा, ठीक है ना। इसमें से अलग अलग टाइप के इमरजेंसी है। रफली 3 तरह की इमरजेंसी होती है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी मतलब क्या, कि कल के डेट में हमारे कंट्री में मान लो किसी दूसरे कंट्री ने अटैक कर दिया, है ना, अटैक कर दिया, तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी अप्लाई होगा। ये है आर्टिकल 352 में लिखा है, ठीक है। फिर मान लो एक होता है क्या, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। कल के डेट में हमारे कंट्री का पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमी का कंडीशन बहुत खराब हो गया, पैसे नहीं है, दूसरे कंट्री को पैसे नहीं चुका पा रहे हैं, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया, ये आर्टिकल 360 में लिखा है। और एक और होता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल वाला जो इमरजेंसी है, ये क्या होता है कि मान लो किसी स्टेट में, किसी राज्य में, वहां की जो राज्य सरकार जो है वो स्टेट को सही तरीके से चला नहीं पा रही है, सही तरीके से चला नहीं पा रही है, तो वैसे केस में उस राज्य को क्या करेगा, जो केंद्र सरकार जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो अपने अंडर ले लेगा। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, और ये लिखा गया है कहां, आर्टिकल 356 में। ये सब तो होता है। इसके अलावा एक और आर्टिकल होता है, आर्टिकल 355। अब ये आर्टिकल 355 क्या होता है, थोड़ा समझो। हमारा जो आर्टिकल 355 है, ये बताता है कि मान लो किसी स्टेट में बहुत ज्यादा मान लो वायलेंस हो रहा है,
ठीक है, मान लो किसी स्टेट के अंदर में लोग जो है आपस में लड़ने लगे किसी मैटर को लेकर के, या फिर किसी स्टेट में किसी बाहरी लोगों ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो ये राज्य पे अटैक अगर कर दिया, स्टेट पे अगर अटैक कर दिया, या स्टेट अगर जल रहा है, स्टेट में बहुत वायलेशन हो रहा है ना, हिंसा हो रही है, तो वैसे केस में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी जो केंद्र सरकार है, इसका ये ड्यूटी है कि ये राज्य को बचाए, ये ड्यूटी है कि राज्य को बचाए। और ये बात लिखी गई है आर्टिकल 355 में। तो यही बता रहा है ना कि एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस से कौन बचाएगा? आर्टिकल 355 के अंदर केंद्र सरकार जो है वो बचाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला एमसीक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डू ये डज नॉट कम अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। तो इन जो टॉपिक्स जो दिए गए हैं ना, बताओ इनमें से कौन सा स्टेट लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयड, जो हमारे विकलांग है, बेरोजगार है, उनको थोड़ा राहत पहुंचाना, उनको कुछ मान लो महीने में कुछ पैसा दे देना या कुछ दूसरी तरीके से राहत पहुंचाना, ये स्टेट में आता है। ब्यूरियल ग्राउंड एंड सेरेमनी, क्रिमिनल ग्राउंड, जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो जो शमशान है या कब्रिस्तान में जो भी उनके क्रियाक्रम या रीति रिवाज जो भी किया जाता है, वो सभी स्टेट के अंदर आता है। रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ओल्ड, खानों में, खदानों में, तेल क्षेत्रों में जहां तेल निकाला जा रहा है, वहां पे काम करने के लिए क्या लॉ होगा, रेगुलेशन क्या होगा, ये सब स्टेट लिस्ट में नहीं आता है, तो ये वाला नहीं आता है। और पिलग्रिम्स अदर देन पिलग्रिम्स प्लेस आउटसाइड इंडिया, अब किसी भी राज्य में अगर आप देखोगे तो जो भी मंदिर, मस्जिद या भी जो भी तीर्थ स्थल जो है ना, जो है धर्मों से जुड़े हुए स्थल है, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये भी स्टेट के अंदर आता है। ठीक है, अगला देख लो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन कम अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो सीबीआई जो है, सीबीआई हम लोग बहुत बार सुनते हैं ना कि सीबीआई को एक बार जो है ये भी कहा जा रहा था, पहले की बात है कि ये सीबीआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से पैरट बन गया ना, तोता बन गया। तो सीबीआई जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, नाम से ही तो है ना सेंट्रल। ठीक है, तो ये क्या में आएगा, यूनियन लिस्ट में आएगा। यूनियन लिस्ट में कौन चीज होती है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है। नेक्स्ट, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग में ही आपको मिलेगा प्रस्तावना, है ना, प्रियम्बल। ये प्रियम्बल जो है, ये सिस्टम हमने कहां से लिया, तो अमेरिका से लिया, यूएसए से लिया। वैसे इसको लेने का जो आइडिया जो है, ये हम लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू को आया। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, उन्होंने एक पास किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, याद रखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन के थ्रू ही ये जो है ये प्रियम्बल आया। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में कि बताओ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगली एमसीक्यू, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड एडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो प्रस्तावना है प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें ना बाद में कुछ चेंजेस किए गए। तो 42nd नंबर वाला अमेंडमेंट करके ये भी पूछा गया। ये तो मैं बता दूं, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो या रेलवे का आरआरबी का एग्जाम हो, मैंने लगभग हर एक एग्जाम में देखा ये सवाल पूछते हुए कि बताओ हमारा जो प्रियम्बल है ना, इसमें जो चेंजेस किए हैं, अमेंडमेंट किए हैं, तो इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हमने किया है, तो 42nd वाला। अब 42nd वाला अमेंडमेंट करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इसमें अपने प्रियम्बल में, प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़ दिए, 3 शब्द जोड़ दिए। कौन कौन से, तो याद रखना है सेक्युलर, ठीक है, सेक्युलर, उसके बाद में हम लोगों ने जोड़ा सोशलिस्ट, ठीक है, और इंटीग्रिटी। सेक्युलर का मतलब क्या, कि पंथ निरपेक्ष, ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, और इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता। तो ये 3 शब्द, 3 वर्ड जो हमने जोड़ दिया। कौन कौन सा वर्ड भी पूछा जाता है ना, एसएससी सीएचएसएल जीके में वर्ड भी पूछा गया है। तो सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो है हमने अपने प्रियम्बल में जोड़ दिया 42nd अमेंडमेंट करके, याद रखो। अगला देखो, ठीक है, अच्छा यहाँ पे सेक्युलर का ना, यहाँ पे ना पंथ निरपेक्ष जो है वहां पे मिलेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में आपको क्या मिलेगा, तो पार्ट 9 में आपको मिलेगा हमको क्या, पंचायत। तो पंचायत मिलेगा। पंचायत के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग वाले एमसीक्यू में, 73rd अमेंडमेंट करके पंचायत लाया गया था। 243 आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 243 में आपको जो है ये चीजें मिलेगी, पंचायत। नेक्स्ट, provision as to disqualify on a ground of defection are mentioned under which schedule of Indian constitution। समझाता हूं मैं, मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी ए है, ए नाम का कोई मान लो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बी है। मान लो यहाँ पे कोई एक पर्सन पार्टी ए से जीत गया, पार्टी ए से ये जीत के एमपी बन गया। अब पार्टी बी वाले इसके पास जाएंगे, बोलेंगे कि एक काम करो, 5 करोड़ लो, ये पार्टी छोड़ के हमारे पास आ जाओ। तो हो सकता है ये पर्सन आ जाए।
अब यहाँ पे ये चला गया, हो सकता है कि ये पार्टी सी वाला इसको बोले कि एक काम करो 10 करोड़ लो मेरे पास आ जाओ। मतलब यहाँ पे नेताओं का खरीद बेच जो एक तरीके का हो रहा है ना, एक पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी जा रहा है, एक पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी को इस तरह से जाना वाना कर रहा है, ठीक है। अब पैसे के कारण हो सकता है या फिर कुछ दूसरे वजह, कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं इसके, ठीक है। इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए जो है कानून बनाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। अब वो आता है हमारा 10th शेड्यूल के अंदर में, ठीक है। तो जो डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब एक पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी जाना, जो जंप करना जो है, तो ये जो है 10th शेड्यूल के अंदर में इसके तहत जो है कानून बनाया गया ताकि इसको रोका जाए। नेक्स्ट, Which of the following is related to concurrent list of the 7th schedule of Indian Constitution? तो concurrent list से कौन सा टॉपिक जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है हमारे यहाँ पे, आप देखो तो concurrent list में ये फैक्ट्री जो है ना, ये concurrent list का पास है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कानून बना सकती है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि मैं जो है आपको थोड़ा सा स्टोरी सुनाऊंगा किस चीज के बारे में, तो 9th जो शेड्यूल है उसके बारे में समझो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, अब थोड़ा सा 9th शेड्यूल का स्टोरी समझ लो, ठीक है। लेकिन इसको बताने से पहले, ये स्टोरी बताने से पहले मैं आपको एक चीज में थोड़ा सा बता दूं। मेरी कुछ और ये दूसरी चैनल से आप इनको जरूर चेक करो, क्लास ऑक्साइड, अच्छा ये स्टडी है ना, तो क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर, क्लास ऑक्साइड इंग्लिश, तो इसको जरूर चेक करो। अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। देखो, जो 9th शेड्यूल जो है ना, 9th शेड्यूल जो है, पहले तो ये आया क्यों? आजादी मिलने के बाद हमारे कंट्री में सिचुएशन ऐसा था कि जो जमींदार जो लोग थे उनके पास बड़ी बड़ी जमीनी, बहुत बड़े बड़े गांव जो है उनके पास, है ना, पूरा का पूरा एक शहर जितना जमीन जो है मान लो एक आदमी के पास है। अब ये तो बड़े मजे से जिंदगी जी रहा है। अब वही दूसरी तरफ बहुत सारे गरीब लोग जिनके पास कोई जमीन नहीं, कोई लैंड नहीं। गवर्नमेंट ने ये सोचा, गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्या करेंगे, इन जमींदारों का जमीन जो है इनसे लेंगे। जो जमींदार बड़े बड़े गांवों पे कब्जे करके बैठ गए हैं, है ना, पूरे के पूरे बहुत बड़े बड़े जमीन को, उनसे जमीनों को लेंगे और उन जमीनों को हम लोग गरीबों में बांट देंगे, है ना। तो ये काफी एक अच्छा कदम है, ठीक है, काफी अच्छा कदम है। मतलब जमींदारों से जमीन लेना और यहाँ पे गरीबों में देना, तो इसको बोला गया लैंड रिफॉर्म, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था? देखो, ये जो जमीन है ना, ये जो लैंड जो है, ये तो जमींदार का था उस टाइम जब तक नहीं लिया गया था। तो जमींदार का क्या था? ये प्रॉपर्टी था, जमींदार की प्रॉपर्टी थी था ये। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक आर्टिकल था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट में ये बताया गया कि जो प्रॉपर्टी जो है ना, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, क्या याद रखना, राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी सवाल पूछा जाता है बार बार। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट मतलब ये जो फंडामेंटल राइट है इसको सरकार, जो गवर्नमेंट जो है, इसका हनन, वायलेशन नहीं कर सकती है। क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, तो इसका मतलब ये था कि सरकार जो है ना ये जमीन ले नहीं सकती है। क्योंकि सरकार ने जैसी जमीन लिया तो ये जमींदार सारे चले गए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर आपका हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे आप। अब वहां पे जाके इन लोगों ने केस डाल दिया कि देखो हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। अब सरकार को तो ये करना था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो ये गलत था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो नहीं ले पा रहे थे। तो सरकार ने एक दिमाग लगाया, दिमाग लगाया कि सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बदलाव किया और 9th शेड्यूल डाल दिया। 9th शेड्यूल डाल करके क्या हुआ कि सरकार ने इस शेड्यूल में ये, इसमें ये कानून में ये लिख दिया कि अगर कल के डेट में कोई भी कानून बनाती है, देखो सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है और अगर फंडामेंटल राइट को अगर वो वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस कानून को खारिज कर देगा, उस कानून को, उस लॉ को नलीफाई कर देगा। मतलब सरकार ने कोई कानून बनाया, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो क्या होगा, वो कानून जो है अप्लाई नहीं होगा, वो लॉ अप्लाई नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा, काट देगा। तो तब तो ये प्रॉपर्टी तो ले ही नहीं पाता सरकार, गवर्नमेंट। सरकार ने क्या दिमाग लगाया, तो 9th शेड्यूल लाया। अब उसपे उन्होंने कानून में क्या बदलाव कर दिए, मैं बताता हूं। कानून में यह बदलाव कर दिया कि कोई भी कानून अगर सरकार बनाती है, कोई भी लॉ, कानून सरकार अगर बनाती है और उस लॉ को अगर मान लो वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, मौलिक अधिकार जो है उसका हनन कर रहा है, लेकिन अगर उस कानून को सरकार जो है 9th शेड्यूल के अंदर डाल देती है, मतलब 9th शेड्यूल समझो एक बॉक्स है, उसके अंदर डाल दिया कानून को, ये वाला जो कानून है ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये 9th शेड्यूल के अंदर है, तो जो गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ नहीं कर सकती है। ऐसा सिस्टम कर दिया कि 9th शेड्यूल के अंदर में कल के डेट में जो भी लॉ बनाकर डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट को चुपचाप रहना है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस कारण से ये जमींदारी सिस्टम, लैंड रिफॉर्म, इन सब चीजों से जो है ये 9th शेड्यूल जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाद में इसके ऊपर बहुत सारे केस पे केस हुए, बहुत सारे बदलाव हुए, ठीक है। अब उन सब चीजों को डिस्कस करूंगा तो बहुत घंटों में बात कर सकता हूं उसके बारे में, लेकिन 9th शेड्यूल का बेसिक आपको रोल जो है पता चल गया। एक्सक्यूज मी।
बेसिक रोल जो है आपको पता चल गया है ना। तो ये देखो, तो हमने क्या करा, तो एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू के इस वीडियो में हमने क्या करा, तो एसएससी सीएचएसएल 2023 में 2022 में पूछे गए सभी इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का हमने पार्ट 1 देख लिया। पार्ट 2 में लेके आऊंगा, इसका पार्ट 3 भी होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करो। और मैंने जो चैनल बनाया क्लास ऑक्साइड स्टडी और क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर, उसको चेक करना बिल्कुल ना भूलो। थैंक यू।